नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान बात करेंगे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बिहार स्पेशल में। आज हर्षवंशी शासन का सेकंड शासक होगा जिसका नाम है अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में कि अजात जो शत्रु था उसका नाम कुड़िक था दोस्तों। ये इसका उपनाम था। क्या नाम था दोस्तों? उपनाम। क्या नाम था दोस्तों? उपनाम अजातशत्रु का कुड़िक था। उसके श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, मतलब उसके श्रेष्ठ पुत्र था ये, मगध का उत्तराधिकारी बना सक्सेयर ऑफ मगध। अनुश्रुति के अनुसार एक ग्रंथ है, अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया और फिर उसे भूखे मार दिया। परंतु जैन अनुश्रुतियाँ क्या कहलाती हैं कि अजातशत्रु को पितहंता नहीं मानती। वहीं अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बनाया और उसे भूखे मार दिया। परंतु जैन अनुश्रुतियाँ अजातशत्रु को पितहंता नहीं मानती। वही बात हम लोग करेंगे दोस्तों बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी एक महारानी महाकौशला देवी प्रति शोक से दिव्यंत हो गई। मतलब जब ये सूचना मिली उनकी पत्नी महाकौशला को कि हमारे पति का देहांत हो चुका है, तो वो शोक से दिव्यंत हो गई। और महाकौशला देवी जो कौशल नरेश प्रसन्नचित्र की बहन थी, प्रसन्नचित्र ने बहन कौशला को देवी के श्रृंगार में जो बिंबिसार को 1 लाख रुपए की आमदनी वाली काशी जनपद को प्रदान किया था, वो महाकौशला की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रसन्नचित्त ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार कर लिया। बात ये होती है कि बिंबिसार को जब वो उसकी शादी होती है तो श्रृंगार में जो खर्च था वो करीब 1 लाख रुपए की आमदनी वाला एक जो है जनपद था जिसका नाम है काशी, और काशी को दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया गया। जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु उसके श्रेष्ठ पुत्र ने कर दी, उसके उपरांत जब उसकी बहन महाकौशला को पता चला तो उसने तुरंत और कुछ दिन बाद महाकौशला का भी देहांत हो गया। इस दौरान उसने जो 1 लाख रुपए की इनकम वाला जनपद अपने हाथ ले लिया। फिर से वही बात बताई जा रही है। इस बात को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया और संयुक्त निकाय के अनुसार, संयुक्त निकाय बौद्ध धर्म का एक निकाय था, संयुक्त निकाय, उसमें प्रसन्नचित्त पराजित होते हुए दिखाया गया। किंतु दूसरे दौर युद्ध में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसन्नचित्त का बंदी बना। बाद में दोनों के मध्य संधि हो गई, ट्रीटी हो गई दोनों के मध्य। ट्रीटी होने के उपरांत कौशल नरेश प्रसन्नचित्त ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया दोस्तों। किसका विवाह कर दिया? वजीरा का विवाह कर दिया दोस्तों। किसका विवाह कर दिया? वजीरा इनकी पुत्री थी और उनका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इस प्रकार काशी एक बार अजातशत्रु का अधिकार प्राप्त हो गया और अधिकार क्षेत्र में काशी आ गया। बात वहीं करेंगे दोस्तों राजधानी को लेकर कि अजातशत्रु पहले अंग की राजधानी चंपा में प्रांतपाल नियुक्त हुआ था। क्या नियुक्त हुआ था? प्रांतपाल नियुक्त हुआ था और एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने पिता का राज विस्तार नीति को जारी रखा। मतलब जो राज्य जो विस्तार था उसकी जो नीति थी उसको परमानेंट जारी रखा। मगध और वैशाली
मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूलक 2 अस्त्र थे। मतलब जो 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा मगध और वैशाली के बीच, उस 16 वर्षों तक युद्ध चलने के बाद उस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल अस्त्र का प्रयोग किया। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रतनी का खान पर अधिकार स्थापित करके युद्ध हुआ था। बाद में पता चलता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु अपने सौतेले भाइयों जो हल और बेहल, जिसको बिंबिसार बहुत चाहता था दोस्तों, उस बिंबिसार द्वारा प्रदत्त हाथी सरैन व 18 लड़ियों वाला हीरे को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। मतलब जो हाथी और जो बिंबिसार माला पहनता था मूंगे का, वो प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने हल और बेहल के साथ भी युद्ध छेड़ दिया। इस प्रकार जो दोस्तों छेड़ दिया, तो जो भयवश हल और बेहल अपने नाना चेटक के संरक्षण में रह रहा था, वहीं हल और बेहल को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। परंतु इस युद्ध में वैशाली नरेश चेटक पराजित हुआ और हल और बेहल प्रवज्जा लेकर जैन साधु बन गए। मतलब बेहल ने प्रवज्जा लेकर के जैन साधु बन गए। इस जीत में अजातशत्रु का कूटनीतिक वश्यकर और सुनिध बड़ा योगदान रहा। क्या रहा? बड़ा योगदान रहा। इस युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेश के आधार पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलपुत्र गोसाल, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। उनकी मृत्यु जब हुई तो इस युद्ध के दौरान हुआ था। इस युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्यों ने सत अपरिहानी धम्म राष्ट्रीय भूत के साथ नियम बनाए। अजातशत्रु का राज विस्तार नीति से भयभीत होकर चेटक अजातशत्रु के दुश्मन देशों से संपर्क बढ़ाने लगा और जैन ग्रंथ निरवली सूत्र के अनुसार चेतक के 9 लिच्छवी और 9 मल्लों तथा काशी और कौशल के 18 गणराज्य को एकत्र कर मगध नरेश अजातशत्रु के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और जब मोर्चा बनाया तो काशी और कौशल और वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया और पराजित करने को वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार से अजातशत्रु ने सफलता उस उत्तर भारत के पूर्वी भागों में फैल गया, उत्तर पूर्वी भागों में फैल गया दोस्तों। तो इस प्रकार इसकी एक कहानी थी दोस्तों। बात करेंगे आगे। एक मज्जिम निकाय था बौद्ध धर्म का। उस मज्जिम निकाय के माध्यम से अवंती मालवा के राजा चंद्रप्रगोत जो अवंती के राजा के रूप में जाने जाते थे, आक्रमण भय से अजातशत्रु ने राजगृह का वर्गीकरण करवाया था। उन्हीं के डर से दोनों एक दूसरे के भयाक्रांत थे और चंद्रप्रगोत का देहांत हो जाने के कारण अजातशत्रु उधर से निश्चित हो गया और उसका ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर हो गया। उसने उत्तरी क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और मगध की सीमा हिमालय तलहटी तक पहुंच गई। भाष्य के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह भक्तराज उदयन के साथ किया और उदयन मगध और अवंती के बीच एक सुलहकार था। उदयन मगध और अवंती के बीच इस सुलह के बाद दोनों प्रतिद्वंदी ही बने रह गए।
अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। क्या थी? धार्मिक नीति उदार थी। आरंभ में वो जैन था, परंतु गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बना था। बात करते हम लोग, अनुयायी बना था और द्वितीय सदी से ईसा पूर्व में भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता दिख रहा है। देखिए, एक भरहुत स्तूप है, उस वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु भगवती वंदनन उत्कीर्ण है और बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण हमको प्राप्त हो जाता है। बात करते हम लोग अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, उनकी जीवन लीला समाप्त हुई और बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो पता चलता है अजातशत्रु अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था और प्रथम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार से अजातशत्रु का समय था जब गौतम बुद्ध का जीवन लीला समाप्त हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अजातशत्रु के समय एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण रही जो पेपर में कई बार आ चुका है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो पहला सम्मेलन बुलाया गया गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित, और वो राजगृह में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ, व्यवहार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में, जिसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। तो पहला पॉइंट्स किस सन में हुआ? 483 में। कब हुआ? जब उनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण या उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। और जीवन लीला समाप्त होने के समय अजातशत्रु वहाँ का शासक था हर्यक वंश का, और ये प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन अजातशत्रु के समय हुई और उस समय उसका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप, और ये स्थान राजगृह में था, व्यवहार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में। और प्रथम बौद्ध संगीत में ही बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में बांटा गया, एक सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बनी हुई हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया। अलग अलग सभी इतिहासकार इस तरह से कुछ ग्रंथों के माध्यम से साँच इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि पुराणों के अनुसार 28 वर्ष था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष था। बौद्ध और जैन ग्रंथ अजातशत्रु को अपने मत के अनुयायी मानते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी और जैन ग्रंथ एक ऐसा नहीं मानते। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण उसे पितृभक्त कहता है। तो इस प्रकार से ये अजातशत्रु की कहानी थी दोस्तों। सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अजातशत्रु की एक कहानी को बताया गया है। बिंबिसार उनके पिता थे और अजातशत्रु उनका बच्चा था, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में आया था, और उन्होंने किस तरह से एक शासन को पाने के लिए उन्होंने अपने नियम और कानून के तहत उस वंश में पितहंता वंश के शासन के अधीन माना जाता है। उसने अपने पिता और माता की हत्या करके शासन को प्राप्त किया और काफ़ी राज्य विस्तार में उसने योगदान किया और मगध को एक बड़ा साम्राज्य बनाने में अजातशत्रु का ही योगदान रहा। तो इस प्रकार से इस अजातशत्रु की कहानी काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने समझा। फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे दोस्तों अगले हर्यक वंशी शासक के बारे में। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं और सभी लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।